सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रोटोकॉल को न फॉलो करते हुए सभी लोगों को जो पठातीन हैं मंच पर, सभी को मेरा नमस्कार। सभी साथियों नमस्कार। दोस्तों, चूंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं सीधे मुद्दों पे आऊंगा और बिल्कुल खुल के बोलूंगा, ठीक है। देखिए, और मैं खुल के इसलिए बोलना चाहता हूं कि ये बात मैं आपके द्वारा बीएसएनएल के 62,000 लोगों तक पहुंचाने में सफल हो सकूंगा। तो आज अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। जो कार्य हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था उसमें कई सीढ़ियां हमने चढ़ी हैं, लेकिन मंजिल तक अभी नहीं पहुंचे हैं। अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो एक सीढ़ी थी हमारे सामने कि बीएसएनएल का जो डेट था वो इस लेवल पे पहुंचा हुआ था जिसमें कि हम अपने डेट को मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने हमें सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के द्वारा एक फंड दिया जिसके द्वारा हम अपने नियर टर्म जो पेमेंट थे उनको पोस्टपोन कर सके। दूसरी चीज, जैसे वसी अहमद जी ने कहा, निश्चित रूप से 78,000 लोगों ने जो वीआरएस लिया वो इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हुआ। देखिए, अगर हम देखें, इससे अच्छा पैकेज हिंदुस्तान के सीपीएसई हिस्ट्री में कभी नहीं आया। काम करोगे तो 100 रुपए और अगर वीआरएस लगे तो 125 रुपए। पैकेज ये था, सच्चाई है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, जब हम इस पैकेज को सरकार के पास लेके गए थे और डिस्कशन कर रहे थे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था, ठीक है। इवन जब ये डिस्कशन हो रहा था और बात आई कि 75 और 125, तो हमने बहुत स्ट्रांगली इसको प्रमोट किया कि अगर आप इस कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि बाकी कंपनियां कहां खड़ी हुई हैं और हम कहां खड़े हुए हैं। अगर आज हम देखें कोई भी प्राइवेट कंपनी, देखिए मार्केट में अगर हमें कंपीट करना है तो कंपटीशन की दो ही चीजें हैं, या तो आपका प्रोडक्ट कंपटीटिव होना चाहिए या आप कॉस्ट वाइज कंपटीटिव होना चाहिए, या आपकी कस्टमर डिलीवरी का एक्सपीरियंस कस्टमर को डिफरेंशियल होना चाहिए। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कस्टमर के पास चॉइस है, 10 रुपए का सिम है, वो जब चाहे तहां फेंक के दूसरा सिम डाल लेगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि अपने आप को कंपटीटिव बनाए। तो उस कंपटीटिव में हमने बड़ा क्लियरली कहा कि आज की तारीख में हर कंपनी की जो मैन पावर कॉस्ट है वो 5 से 7% के आसपास। आज की तारीख में किसी भी कंपनी की मैन पावर कॉस्ट 5% से ज्यादा नहीं है। उस वक्त हम 75% पे थे। तो ये एक चुनौती थी। उस चुनौती में अगर हम ये कहें कि हम 5% पे आके और कंपनी चला लेंगे, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारा एक अपना एक स्ट्रक्चर है, हमारा एक हायरार्की और हमारे पास एक लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है। तो हमें बीच का एक रास्ता निकालना था और उसमें 2-3 बिंदु आए कि भाई 45 होना चाहिए कि 50 होना चाहिए कि कंपलसरी होना चाहिए कि 58 होना चाहिए। उसमें एक बीच का रास्ता निकला और बीच के रास्ते में जहां कंपनी के हित और हमारे जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनका हित भी उसमें निहित हो, क्योंकि अगर कर्मचारी और अधिकारीगण अगर अपने हित को नहीं हम संभाल पाए तो शायद इस कंपनी के में भरोसा मैनेजमेंट के प्रति उठ जाएगा। तो 2 चीजें हुई, बहुत अच्छी हुई। आज हम अगर देखते हैं तो हमारे पास हमारी जो मैन पावर कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ की थी, वो घट के आज की तारीख में 7,000 करोड़ आ गई। निश्चित रूप से एक बदलाव हुआ। 2 चीजें हम नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो हम जहां पहुंचे उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां नहीं पहुंच पाए वहां कमियां भी रही तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक 4G में प्रयास बहुत किए गए और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, एज ए मैनेजमेंट वी हैव डन व्हाटएवर वी कैन डू एट एवरी लेवल, इवन द हाईएस्ट लेवल आई कैन से इट। देयर वाज ए वेरी फ्रैंक डिस्कशन ऑन दिस मैटर, but the government has taken a policy decision. Yes, we will like that आज की तारीख में देश निर्मित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। और उस वक्त हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि देश निर्मित का आपने निर्णय ले लिया और हमें नहीं बढ़ दे रहे, तो कहीं ना कहीं
हमें जो कॉस्ट आ रही है उस पर आप हमें सहयोग करिए। इस चीज पे एक ब्रॉडर कंसेंसस हुई टॉप लेवल पे, और जब मैं कह रहा हूं टॉप लेवल तो हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंट्री वाज इन्वॉल्व इन दैट डिस्कशन। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार आज की तारीख में बीएसएनएल को बहुत सुदृढ़ देखना चाहती है, और पॉलिटिकल लेवल से क्लियर मैसेज है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में जितने भी बीएसएनएल के एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनको मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहूंगा। सरकार की तरफ से क्लियर मैसेज है कि बीएसएनएल को सुदृढ़ किया जाएगा, न केवल इसको बचाया जाएगा बल्कि इसको कॉम्पिटिटिव नेटवर्क बनाया जाएगा। अब सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है और हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये दो चीजें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कहा गया कि 2G का स्पेक्ट्रम हमारे पास नहीं है और हमारा लाइसेंस एक पर्टिकुलर डेट को खत्म हो गया था, लेकिन लाइसेंस हमने रिन्यू करा लिया, लेकिन स्पेक्ट्रम नहीं है। अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, जितना स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं वो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का है, और अगर हम अपना 4G का स्पेक्ट्रम देखें तो टोटल मिला के 68,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम होता है। क्या बीएसएनएल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो हमने इस चीज को सरकार के सामने रखा और सरकार ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है, और एक चीजें चल रही हैं जिसमें कि बीएसएनएल को 2G का रिटेंशन प्लस 4G का रिटेंशन ऑफ स्पेक्ट्रम विदाउट एनी कॉस्ट इज गोइंग टू बी डन। दूसरा एस्पेक्ट है 4G और नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ की आवश्यकता है। हम नहीं ले सकते। आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम एक साल में 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ का कैपेक्स करते हैं, और प्रेसिडेंट अगर हम पिछले 10 साल में भी देखें तो हमारा किसी साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़ क्रॉस नहीं किया है। लेकिन भारती को अगर हम देखें तो पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जियो ने देखे तो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन में अगर रहना है तो प्रोडक्ट कंपटीटिव होना चाहिए। अगर दुकान आपकी अच्छी नहीं है और आपकी दुकान में सामान अच्छा नहीं है तो खरीदार नहीं आएंगे। तो पहली जरूरत जो मैनेजमेंट की आवश्यकता है वो हमारी ये है कि हम नेटवर्क में प्रोडक्ट को कंपटीटिव बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। सरकार की तरह से इस पे बड़ा सहयोगी शब्द है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस पे एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आएगा, और जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया, अभी कैबिनेट का कोई निर्णय नहीं है, उसके बावजूद भी लगभग 45,000 करोड़ का प्रोविजन बजट में बीएसएनएल के लिए किया गया है। और ये जो प्रोविजन था पहले 24,000 करोड़ का था, बढ़ा के 45,000 करोड़ किया गया है, और उसको पहले जो प्रोविजन था वो केवल स्पेक्ट्रम के लिए था। अब स्पेक्ट्रम, कैपेक्स एंड अदर, तो सरकार आपको खुला हाथ देना चाहती है कि क्या आप परफॉर्म कर सकते हो। ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, आपके सामने, और हम सबको मिलके है। Yes, that is the important aspect. तो मेरा आप लोगों से जो सवाल है और जवाब भी हम सबको मिलके ही ढूंढना है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट और बाकी लोग अलग हैं, एक ही हम भी इसी प्रथा से गुजरे हैं। यहीं पे डीजीएम थे, एजीएम थे, उसके बाद होते होते यहां पहुंचे हैं। शायद लकी थे जीवन में, इसलिए इस पद पे हैं। शायद लकी नहीं होते तो साइड में बैठे होते। देखिए, जीवन का सच यही है, कोई व्यक्ति कोई पहुंच जाता है तो वो अपने आप को 30 मार्क का माने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जीवन का सच, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट क्या कर सकता है और आप क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट का रोल आता है राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज बनाना। दूसरा आता है कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना जिससे कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हम लेके आपको हाथ में दें।
लेकिन सर्विस चलाना, उसको बेचना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और नेटवर्क को मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। आज की तारीख में मैनेजमेंट की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें सरकार से सहयोग के लिए बातचीत करनी चाहिए, जिन रिसोर्सेस को हम अपने आप जुटा नहीं सकते हैं, उस जुटाने के लिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए, और जो हमारी कमियां हैं उनको पॉलिसी के द्वारा दूर करने के लिए खुले मन से विचार करना चाहिए। मैनेजमेंट अपनी तरफ से उन कार्यों को कर रहा है। तो चाहे स्पेक्ट्रम की बात हो और चाहे कैपेक्स की बात हो, ये दोनों मुद्दे मैं ये कहूंगा कि सॉल्व होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब सरकार आपके ऊपर अपना सिक्का लगा रही है तो घोड़े को भी दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब हम कहते हैं घोड़े को दौड़ना पड़ेगा तो 10 से 5 की नौकरी नहीं हो सकती, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, ठीक है। कारण यह है, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई जताना चाहता हूं, मैं लगभग 12 से 14 घंटे डेली ऑफिस का काम करता हूं। और मेरा कहने का, न जताने का, मेरा केवल ये कहने का कि आज की तारीख आपका मैनेजमेंट घोड़ा है, वो दौड़ना है और दौड़ना चाहता है। अब जरूरत यह है आप भी घोड़े बन जाइए, और बहुत सारे लोग होंगे भी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगे। तो जरूरत कहां पे आ रही है कि एक बार जब काम आना शुरू होगा तो इतना काम आ रहा है जो शायद हम लोगों को बिना घोड़े हुए बने हुए पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने पहली चीज है 4G की रोल आउट की। 4G में आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि हम लगभग टेस्टिंग के अंतिम सोपान पर पहुंच गए हैं। जो एक छोटा ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग बोर्ड में शायद मार्च के महीने में ही चले जाएंगे, जिससे कि एक छोटा ऑर्डर देके मई और जून के महीने से सप्लाई शुरू हो जाए और नेटवर्क का ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग और उसकी जो एक्सपीरियंस है वो हो सके, और उसके बाद एक कॉमर्शियल डिस्कशन करके इसको आगे बढ़ाया जाए। सरकार की अपेक्षाएं हमसे बड़ी क्लियर है। प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो 15 अगस्त चाहते हैं, बहुत क्लियर। तो हमारे सामने आज की तारीख में यक्ष प्रश्न ये नहीं है कि क्या 4G हमें मिलेगी। अब सवाल ये है हम कितनी जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं। हमने बहुत सारी गलतियां भी की हैं पहले नेटवर्क में। नेटवर्क लगाते टाइम हमने ये नहीं देखा कि हमें रेवेन्यू कहां से आता है। हमने कई बार ये देखा जहां लोगों ने प्रेशर दिया या जहां पे हमने थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल पाया, इक्विपमेंट वहां लगा दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज से ही आप लोग नेटवर्क की प्लानिंग के लिए जुट जाइए, और नेटवर्क प्लानिंग करते हुए हमारा केवल एक ही गोल होना चाहिए कि हम अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर को कैसे सुविधा दे सकते हैं। पहला गोल मैं आपको ये दे रहा हूं। दूसरा गोल ये है कि नेटवर्क जब आप 4G लगाएंगे तो डिमांड ऑफ डाटा जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। आज की तारीख में हम जब ऑप्टिकल फाइबर के मेंटेनेंस की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स की बात करते हैं, तो एक बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव्स है जो उस चीज में डायरेक्टली बहुत कैपेबल है। इसका मतलब है हमें कॉपर नेटवर्क से हटना है और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में जाना है, ट्रांसमिशन नेटवर्क में जाना है, नई टेक्नोलॉजीज में जाना है। आप सब लोग बहुत यंग हैं, इसका मतलब आप सब लोगों को अपना स्पेशलाइजेशन चूज करके उसको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट से आप क्या चाहते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैनेजमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट इन रिसोर्सेस अपग्रेडेशन। मुझे ट्रेनिंग में देखिए, मैं जब कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं जीएम होता था तो मेरे सामने एक सवाल आया कि कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो ये होता था 40,000 का कंप्यूटर खरीदें,
और जिस बिल्डिंग में बैठते थे उसमें हम जो एक एक आदमी की जो कॉस्ट थी बैठने की वो करीबन 15,000 रुपए आती थी। स्टेटमेंट की बिल्डिंग में जब बैठते थे तो 12-13 करोड़ रुपए हम किराया देते थे उस बिल्डिंग का लगभग। तो मैं हमेशा यही कहता था कि 14,000 रुपए देने के लिए, बैठाने के लिए आदमी के लिए दे रहे हैं, काम करने के लिए 50,000 का कंप्यूटर नहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है आज हम 7,000 करोड़ अगर तनख्वाह में खर्च कर रहे हैं तो 70 करोड़ रुपए में अपग्रेडेशन में, स्किल्स में क्यों नहीं कर सकता। मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं 70 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस पे लगाऊं ये बिल्कुल देखिए, ट्रेनिंग का मतलब सैर सपाटा नहीं हो सकता, बहुत क्लियर है ना। तो जरूरी यह है कि हमें फोकस बनाना, क्योंकि जेब में पैसे हैं 98 और निकालना है रुपया। तो 98 लगा के रुपया तभी निकलेगा जब हम उसमें दोगुनी मेहनत करेंगे। तो जरूरत स्किल अपग्रेड की है जो हम आप लोगों से चाहते हैं, है ना। दूसरा, एक हमें अपने व्यवहार में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। व्यवहार में बदलाव की जब मैं बात करता हूं, कस्टमर आज की तारीख में हमें कंपेयर करता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जहां पे काम वो न कर पाए लेकिन बातचीत अच्छे से है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर फोन बजता है तो उठना चाहिए। 80% लोगों का फोन नहीं उठता। मैं आज भी सीएमडी होते हुए 95% कॉल रिस्पॉन्ड करता हूं, एंड देयर इज हार्डली एनीबॉडीज कॉल व्हिच आई हैव नॉट रिस्पॉन्ड। और कोई भी मैसेज अगर किसी ने भी डाला होगा मुझे, मैं आज भी इस चीज को मानता हूं 90% मेरी तरफ से आपको जवाब आया होगा, चाहे रात को 9 बजे आए, चाहे रात को 11 बजे आए। किसी ने अगर न्यू ईयर की विश भी भेजी है तो मैं नहीं समझता हूं कोई व्यक्ति ये कह सकता मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अगर मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कस्टमर सर्विस। तो हमारे सामने एक 4G, एक मेरा ट्रांसमिशन नेटवर्क। हम क्या कर रहे हैं एज ए मैनेजमेंट, 24,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर खरीदने के लिए मैंने टेंडर फ्लोट करा दिया है। इस साल 600 करोड़ रुपए फाइबर मेंटेनेंस और रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए अलग किए हैं। जितनी केबल है आज की तारीख में 6,80,000 एक्टिव किलोमीटर केबल है, 1% मेंटेनेंस के लिए, 1% रिहेबिलिटेशन के लिए। तो 13,000 किलोमीटर सिस्टम को अच्छा रखने के लिए और 10,000 किलोमीटर सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से केबल काम नहीं चलेगा, नेटवर्क सिस्टम चाहिए। ओटीएन की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 40% बढ़ाने के लिए 75 करोड़ का एक ऑर्डर एलियन वेब का 100G का प्लेस करवा दिया गया है। सीपेन पे हम काम कर रहे हैं, जिससे एग्रीगेशन का और इसका, उसमें दोनों चीजें जो हम देख रहे हैं, जो ये इक्विपमेंट तेजस का और जो टीसीएस के साथ चल रहा है, उसमें हम जो ला रहे हैं वो ये है कि 10G और 1G और STM 1 और 3 पोर्ट E1 के हर बीटीएस पे आपके कन्वर्ट कर दें, जिससे कि हर बीटीएस आपका पॉइंट ऑफ पॉप हो जाए फॉर डिलीवरी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जहां आज 20,000 एक्सचेंजेस से आप लेके जाते हो, आप 1 लाख पॉप से अपने फाइबर नेटवर्क को स्प्रेड आउट कर सकते हो। एंड फॉर दैट जो कस्टमाइजेशन ऑफ बीटीएस है, वी हैव ए ह्यूज डिस्कशन विद देम कि हम किस तरह इसको लेके आए जिससे हमारी ऑप्टिकल फाइबर की सर्विसेज को घर घर तक पहुंचा सकें, क्योंकि अब कॉपर का जमाना नहीं है, फाइबर का जमाना है। तो ये हमने काम किया है। चौथा जो काम हम कर रहे हैं वो बिलिंग सिस्टम को आपकी जो है उसको अपग्रेड करने का, कस्टमर सेंटर को अच्छा करने का, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारी जो कॉल सेंटर सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, उसको भी इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि अगले 4 से 6 महीने में इन चीजों में हम आगे बढ़ जाएं। तो हमारे पास 4G एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क पे काफी काम हो रहा है। पॉलिसीज में अगर हम देखें तो काफी इनोवेशन कोशिश की है हम लोगों ने, चाहे वो FTTH की ग्रोथ के लिए काम करना हो,
एफटीटीएच की ग्रोथ के लिए जो आज कंस्ट्रेनिंग फैक्टर आ रहा है बीएनजी के लिए, 236 बीएनजी के लिए टेंडर ऑलरेडी इनवाइट कर लिया गया है, लगभग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बीएनजी में, जिससे कि एफटीटीएच की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। मैनेजमेंट आज की तारीख में हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे का कंस्ट्रेंट कैपेक्स के लिए अगले 2 साल नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं कि हमने कमाया है, सरकार हमारे कंधे पे नहीं, हमारे सिर पे हाथ रख के ये बड़ा क्लियरली, कितनी तुम दौड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, करके दिखा लो। देखो पॉलिटिकल लेवल से एब्सोल्यूट फ्री हैंड है, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा। पॉलिटिकल लेवल पे न कोई इंटरफियरेंस है, न कोई दबाव है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल ये चाहता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड करें, और टर्न अराउंड करने के लिए रिसोर्सेस हमसे मांगो, मेहनत आप करो। रिसोर्सेस सरकार देने के लिए तैयार है। और एक चीज मैं कहूंगा, क्यों सरकार दे रही है, इसलिए नहीं दे रही है, सरकार को कहीं ना कहीं 2019-20 के बीआरएस और आप लोगों ने जो नेटवर्क को स्टेबलाइज किया पोस्ट बीआरएस, मुझे वीआरएस सक्सेस नहीं है, मैं बहुत क्लियरली कहूं, किसी को भी आप 100 रुपए की जगह 100 रुपए दोगे तो लेने वाले बहुत से लोग कतार में खड़े हो जाएंगे। जो रियल सक्सेस है आप लोगों की वो ये है कि एक दिन में जहां 1,60,000 लोग ऑर्गेनाइजेशन में थे, अगले दिन 70,000 लोग ऑर्गेनाइजेशन में रह गए। आप लोगों ने एक दिन भी सर्विस को बंद नहीं होने दिया। और यही स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मैं हर लेवल पे अपनी बात को बहुत संजीदगी से, लेकिन एक दृढ़ता के साथ और हिम्मत के साथ कह पाता हूं कि सर नहीं, बीएसएनएल में लोग काम करने के लिए तैयार है, आप मौका तो दीजिए। अब मौके के लिए आज की तारीख में सरकार ने बिल्कुल एक नीतिगत निर्णय ले लिया है कि बीबीएनएल इज गोइंग टू बी मर्ज इन बीएसएनएल। इसका मतलब भारत नेट का सारा काम ऑल इंडिया बेसिस पे बीएसएनएल के पास आने वाला है। और ये शायद बदलाव जो मैं देख रहा हूं, वो बदलाव किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। देखिए, व्यक्ति कोई भी उस सीट पे बैठ सकता है और जो अपने आप को ग्लोरीफाई कर ले। बदलाव जो आता है वो हमेशा नीचे से आता है। ऊपर वाले की क्षमता और उसकी दृढ़ता, केवल जितना फाउंडेशन मजबूत होगा उतनी ही जो है पताका ऊंची और लंबी गहराएगी। हमने मंत्री जी को जब फ्राइडे को, मैं इसी फ्राइडे की बात कर रहा हूं, ऑनरेबल मिनिस्टर कॉल्ड मी अप एंड ऑलमोस्ट 1 आवर वी हैव डिस्कशन कि किस तरह से चीजों को ले जाना है और सब चीजें हैं। एंड ही वाज सेइंग, नहीं 4G में तुम बढ़ जाओ, तुमको क्या चाहिए मैं बताता हूं, फ्री हैंड है। मतलब द मिनिस्टर वाज सेइंग वेरी क्लियरली टू मी। उसके बाद मुझसे उन्होंने कहा कि बीबीएनएल कब से लोगे? मैंने कहा सर 1 जुलाई के बाद लूंगा। बोले नहीं, 31 मार्च के पहले लेना है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने, ही टोल्ड वेरी क्लियरली, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, तुम ले लो। ये जो उनका कॉन्फिडेंस जो जनरेट हो रहा था वो मुझसे नहीं हो रहा है, वो आप लोगों की क्षमता और आप लोगों का जो कमिटमेंट है। मेरा केवल इस मंच पे आने का केवल एक ही कारण था, मैं जनरली ना मैं पब्लिक मीटिंग में जाता हूं, ना पार्टी में जाता हूं, ना इवनिंग किसी डिनर में जाता हूं, मैं जाता वाता नहीं हूं टू बी वेरी फ्रैंक। और मेरा केवल आने का यहाँ कारण यह है कि मैं जो बदलाव सरकार की तरफ से आ रहा है, जो चैलेंजेस और काम हमारे सामने आ रहा है, उस बातचीत को मैं आप लोगों के सामने रख सकूं और इस भावना को आप अपने के द्वारा
10 और लोगों को बताएं जिससे बीएसएनएल में एक बदलाव की भावना आए। देखिए, क्या हम बीएसएनएल को बदल सकते हैं? मेरा मानना है हम बदल सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी अगर हमने खो दी तो दूसरा कोई हमारे सामने रास्ता बचेगा ऐसा कोई नहीं होगा। देखिए, सरकार अपनी पॉलिसी के स्टेटेड पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रही है बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल के लिए सरकार की पॉलिसी अगर आप देखें, सीपीएससी के लिए सरकार की पॉलिसी क्या है? सरकार की पॉलिसी है आइदर परफॉर्म और पेरिश, या तो जियो और नहीं तो प्राइवेटाइज करो। देखिए, कोई हम सरकार की पॉलिसी हम बंधे हुए हैं, जो सरकार कहेगी हम उस हमारे ओनर है तो हमको उसको फॉलो करना है। लेकिन बीएसएनएल के लिए सरकार अपनी स्टेटेड पॉलिसी से बदल के बीएसएनएल को एक चांस देना चाहती है कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक एसेट बने। टेलीकॉम इंपॉर्टेंट प्लेस है और हमारे लिए जिम्मेदारी यह है कि हम अपने आप को इसमें प्रूव करें। अगर हमको प्रूव करना है तो हमें कई मंत्र लेने पड़ेंगे। पहला मंत्र यह है, आज की तारीख में हम कागज पे फिगर पे कहें हमारा मार्केट शेयर 10% है, नहीं जनाब, हमारा मार्केट केवल 6% है। तो 6% से कोई टेलीकॉम कंपनी जीवित रह सकती है और नहीं जीवित रह सकती। ये सच्चाइयां हमें जाननी होंगी। हम कटुता के साथ भले ही इसको देखें, लेकिन अगर हम सच को अपने सामने नहीं देखेंगे तो हमें वो क्षमता और उसकी जुझारूपन और हमें किस लेवल तक पहुंचना है पता नहीं होगा। तो पहला हमारे लिए गोल ये होगा कि अगले 4 साल के अंदर हम अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर 2% हर साल बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि 2022 में अगर मेरा 4G आना शुरू होता है, मेरी फाइबर एसेट्स मजबूत होनी शुरू होती हैं, तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 15% से कम मार्केट शेयर के साथ कोई टेलको जीवित नहीं रह सकती। अब चॉइस ये है कि जीवित रहना है तो 15% और ग्रो करना है तो 25%। लॉन्ग टर्म गोल कि अगर घोड़े की ना को आंख कहां होनी चाहिए, तो हमारी जीवित रहने के लिए 15% और अच्छे होने के लिए, अपने आप को खुशहाली में देखने के लिए 25%। ये हमारे गोल होने चाहिए। अगर हम 10% अगर 3 साल में अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर ले जाए, तो मैं आपको यह कह सकता हूं दावे के साथ, सरकार अपनी पॉलिसीज को विंडिकेटेड पाएगी और आपके ऊपर जो आज कंधे पे हाथ है, वो दोनों हाथ आपके ऊपर होंगे, क्योंकि आप उनके अच्छे घोड़े होंगे। चॉइस आपकी है, मतलब चॉइस जब मैं कर रहा हूं आपकी है, तो मैं अपने आप को कभी अलग करके नहीं देखता, क्योंकि मैं भी कंपनी में नौकरी हूं। क्योंकि चाहे वो सीएमडी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सीजीएम हो, वी ऑल आर एम्प्लॉइज, एज सिंपल एज दैट। अब 15% मार्केट शेयर के लिए विजन को हमें लाना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को वाइडन करना पड़ेगा, और बहुत काम आ रहा है, उस काम को अच्छे से करना होगा। अगर हम अपनी जो चीजें सरकार देना चाहती है, जो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अभी डिस्कशन में ये बात आ रही थी कि 25,000 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वो अनकवर्ड विलेजेस हैं, उससे पूछा गया क्या बीएसएनएल ये काम कर सकता है, और वो काम लगभग 25,000 करोड़ का है। ठीक है, तो हमारे सामने अगर देखें तो 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सरकार हमसे पूछ रही है, कैन यू डू इट। एक वो टाइम होता था, अब अगर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ देखिए, आज की तारीख में हमारा रेवेन्यू कितना है, 17-18 हजार करोड़। अगर आप 5-5 हजार करोड़ का भी काम हर साल मिलता था तब हम कमाते थे। आज की तारीख में 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अगर हमें मिलने शुरू हो जाए सरकार की तरफ से, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक नई जान आएगी। दूसरी चीज, बीएसएनएल का जो कोर नेटवर्क है, वो एक जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपेक्स के साथ हम बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये दोस्तों कहना है, एक तो हमें काम जो मिल रहा है बहुत अच्छे से करना है, दूसरी चीज अपने विजन को वाइडन करना है। 15% और 25%, दो चीजें आप याद रखिए, और ये चीजें केवल 2 ही मंत्र हैं, प्रोडक्ट लाना, रिसोर्सेज लाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क, प्राइवेट सेक्टर 99.5 की बात करती है, हम 94-93 की बात करते हैं। तो हमें बहुत बड़ा एक रास्ता कवर करना है।
और ये पैशन हमें लाना होगा कि मेरा नेटवर्क 99.95 पर। दैट इज द पार्ट। सेकंड पार्ट आता है आपकी अपेक्षाएं और मैनेजमेंट की अपेक्षाएं। मैंने पहले भी कहा था, मैं खुल के बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अच्छा लगे तब भी ठीक है, ना अच्छा लगे तब भी ठीक है। ठीक है। तो मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो मेरिटोक्रेसी को लाना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूं मेरिटोक्रेसी को, तो कहीं ना कहीं हमको एक रास्ता खोलना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छे हैं वो ज्यादा सरपट तरीके से दौड़ सके। मेरा क्यों ये सोचना है, इसलिए सोचना है कि अगर सारे लोगों के कॉमन मार्क्स से सब पास होने लगेंगे तो उस क्लास में एक टाइम ऐसा आएगा सब फेल होंगे। और अगर उसमें मेरिट बनेगी तो कुछ लोग आगे बढ़ने को जब बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी प्रयास करेंगे कि हम भी उसमें आए। तो उस चीज के लिए दो तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है कि हमारी एचआर पॉलिसी कहीं ना कहीं मेरिट को रिकॉग्नाइज करे और उनके लिए एक फास्टर मैकेनिज्म क्रिएट करे। जब मेरिट की बात करते हैं और फास्टर मैकेनिज्म की क्रिएट करते हैं तो वो सोशलिस्ट नहीं हो सकता, वो कैपिटलिस्ट ही होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अपने आप को अपग्रेड करो, कैपेबल बनो और घोड़े पर चढ़ाई करो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हम एक ऐसे सेटअप से आए हुए हैं जिसमें कि एक दिन में झाड़ू लगा के ऑर्गेनाइजेशन को बदला नहीं जा सकता। तो हमें एक तरफ तो ये भी देखना पड़ा है मेरिट को बढ़ाएं, लेकिन किसी को भी पीछे ना छोड़ें। तो ये जिसको कहते हैं कि इंक्लूसिव काइंड ऑफ सिनेरियो लेके चलें, जिसमें कि सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, जो बहुत खराब है वही पीछे छूटे, लेकिन जो मीडियोकर भी है वो भी आगे बढ़ने का एक रास्ता बने। तो हमें एक बकेट लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की होनी चाहिए, एक बकेट हमारी सीनियरिटी कम फिटनेस की भी होनी चाहिए, और जो लोग विजिलेंस और उसमें फंसे हुए हैं उन लोगों को हमें एक राइट काइंड ऑफ मैसेज देना चाहिए कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एज ए मैनेजमेंट हमारा एक बड़ा क्लियर मानना है, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है जीवन के हर क्षेत्र में और हर एक के द्वारा, और डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। कारण यह है कि हम 10 रुपए अपने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का 1000 रुपए का नुकसान करते हैं। ठीक है। तो जरूरत की बात जो है, आज की तारीख में खूब तनख्वाह मिलती है, किसी को कम नहीं मिलती है, 10 लाख रुपए एवरेज तनख्वाह है हम सबकी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखें, जब परेशानी है ऑर्गेनाइजेशन में, इंटीग्रिटी नॉट ओनली फाइनेंशियल, इंटीग्रिटी ऑफ मोरल, इंटीग्रिटी ऑफ वर्क प्लेस, दैट मीन्स कि अपने काम को भगवान मान के करना, अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करना, ये सब हम लोगों का गोल होना चाहिए। और बीएसएनएल में 60,000 लोगों की जो स्ट्रेंथ और जो कैपेबिलिटी है, आप में से कोई आदमी किसी की मेहरबानी से नहीं आया है। ठीक है। इसका मतलब ये हम में से हर आदमी अपनी काबिलियत की वजह से आया हुआ है। अगर हम काबिलियत की वजह से आए हैं तो अपनी काबिलियत पर विश्वास करिए, पहला पार्ट। किसी के डोल से मत रहिए। दूसरा पार्ट, और अपने आप को इतना बुलंद करिए कि आप अलग से दिखाई दे। और तीसरा, आप जब बुलंद होगे तो ऑर्गेनाइजेशन बुलंद होगा, बीएसएनएल बुलंद होगा, और बीएसएनएल की बुलंदी के साथ जो आपकी परेशानियां वो और जो आपकी अपेक्षा वो अपने आप पूरी होंगी। अगर काम आएगा, पोस्टें बढ़ेंगी। आज की तारीख में जैसे वसी हमसे बात कर रहे थे, तो वो जब एजीएम की पोस्ट की बात आई तो मैं उस वक्त जब दे रहा था कि इतना कर दे रहा हूं, तो वो अधिकार की तरह नहीं दे रहा था, वो मैं अपेक्षाओं को देखते हुए कर रहा था। आज अधिकार की तरह से अगर मैं अपना नेटवर्क 6% से बढ़ा के 15% कर दूं, तो आप समझ लीजिए कि इस नेटवर्क के बढ़ने के साथ रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो आप लोगों के प्रमोशन के एवेन्यूज, आपके कैरियर के एवेन्यूज कितने बढ़ेंगे। तो पाई को बढ़ाओ, अपना क्षेत्रफल बढ़ाओ, तो वो क्षेत्रफल में सबको पैर पसार के और उसी चीजों को रसास्वादन के साथ आनंद लेने का मौका मिलेगा।
अगर ऑर्गेनाइजेशन गरीब होगा तो गरीबी बांटेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर अमीर होगा तो अमीरी बांटेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मेरी जेब में अगर चवन्नी है तो मैं सबको एक एक का सिक्का ही दे पाऊंगा, और मेरी जेब में अगर 25 रुपए होंगे तो मैं सबको एक एक रुपए दे पाऊंगा। तो आप अगर हमें हमें का मतलब मैं कहता हूं बीएसएनएल के पास अगर रिसोर्सेज होंगे तो बीएसएनएल किसी और को देने वाला नहीं है, बीएसएनएल आप ही लोगों के बीच में उस चीजों को लाना चाहता है। हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब बीएसएनएल के ऑफिसर्स या स्टाफ किसी भी एयरपोर्ट पे खड़े होकर, मैं 2006-2007 की बात कर रहा हूं, हम लोग मजाक में कहा करते थे, मैं जीएम हुआ करता था कॉर्पोरेट ऑफिस में, कि हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे खड़े होकर बीएसएनएल चिल्ला दो, 4-6 आदमी बीएसएनएल वाले आके तुमको मिल लेंगे। चंदेश्वर जी सही है? नहीं, देखिए आप ये मान के चलिए कि हर चीज का एक टाइम था, और उसके बाद 2006 से 2020 एक ऐसा आया जिसमें कि चीजों पे बहुत डिटेरियोरेशन हुआ। अब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि क्या हम बिल्ड कर सकते हैं। आज जहां है कोई दूसरा देने नहीं आएगा, ठीक है, हमको लेना होगा। लेने का मतलब छीन के नहीं है, कमाना होगा। तो कमाने के लिए सरकार आज की तारीख में, मैं केवल एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं, सरकार सहयोग करना चाहती है, सरकार हमारे साथ खड़ा होना चाहती है और रिसोर्सेज देना चाहती है। हम अपनी मेहनत से अगर 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम बढ़ते हुए आदमी को, हर आदमी जीते हुए और आगे बढ़ते हुए व्यक्ति के सब दोस्त होते हैं, तो सरकार भी दोस्त की तरह हाथ लग के हमें आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, पॉलिसीज की बात करें, मैं वाइड ओपन हूं कि अगर कोई भी पॉलिसी जो प्रमोट करे 3 चीजों की, बीएसएनएल का हित, ऑर्गेनाइजेशन में मेरिटोक्रेसी एंड थर्ड कस्टमर बेनिफिट, ये 3 हमारे पिलर्स होने चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। और इस चीज को बढ़ाते हुए एमएसएसआर जो हम अपने रिक्रूटमेंट रूल को देख रहे हैं, एक रिक्रूटमेंट रूल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गया, एसडी एंड इक्विवेलेंट का आ गया, जेटीओ जेओ का मैं रिव्यू कर रहा हूं, उसको भी अगले 15 दिन में मेरा प्रयास होगा वो लेके आऊं। इवन जो एजीएम और डीजीएम का भी जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, इंटेंट यही है कि तीनों बकेट्स को मैं ध्यान दूं, एक मेरिट, एक जो सीनियरिटी और जो स्टे है, और जो सबसे कैपेबल लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन मेरिटोक्रेसी की तरफ बढ़े। एज ए टॉप ऑफिसर मेरा केवल एक रास्ता दिखाने का काम होता है। आप लोग हमें जो विचार होंगे उनको देंगे, निश्चित रूप से एज ए मैनेजमेंट आई एम वाइड ओपन टू दैट आइडिया कि चीजों को हम आगे बढ़ाएं। आज जब हम बैठ रहे हैं सब लोगों के साथ विचार कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म गोल पे हम बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म गोल पे बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल अचीव किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो शॉर्ट टर्म गोल सेल्फ डिपीटिंग होंगे। तो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को देखिए, और उसमें एक जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल सीढ़ियां हैं जो गोल के लिए, उस पे अपने अधिकारों के लिए भी लड़िए और अपनी दायित्वों को भी निर्वाह करते हुए आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम माय साइड आई लाइक टू एश्योर ऑल ऑफ यू, बीएसएनएल का भविष्य बहुत उज्जवल है, सरकार का सहयोग है, आपकी मेहनत होनी चाहिए, हम लोगों का कलेक्टिव एक विजन होना चाहिए बीएसएनएल को आगे ले जाने के लिए। अगर हम मिलके काम करेंगे तो निश्चित रूप से बीएसएनएल को प्रिंस्टन ग्लोरी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वापस ले पाने में सफल हो सकेंगे। और उसमें केवल एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि दिल पे हाथ रख के अगर शाम को शीशे में खड़े हो और आंखों में आंखें अपने से मिला के ये सवाल पूछ सको कि आज का दिन जो मैंने काम किया है उस काम के लिए जो मुझे कंपनसेशन मिल रहा था, क्या मैं उसके लिए डिजर्विंग हूं, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड था, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑनेस्ट हूं। अगर उस सवाल का जवाब आपको अपने द्वारा हमें आए आपके दिल में तो वो दिन अच्छा है। अगर वो सवाल आपके सामने पूछने के बाद जवाब में आपको नजरें झुक जाएं तो समझ लीजिए कि वो दिन बीएसएनएल के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं है। अगले दिन में नई उत्साह के साथ लगिए और बीएसएनएल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।